हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र 1 अप्रैल 2023 को जो आप सभी के सामने जो पेपर होगा और उसी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो इस क्लास में आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो सबसे पहले इस क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम में जो पेपर जो पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्लस जो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है, लघुत्रात्मक जो प्रश्न है, दिग्ग्रह यहाँ पर उत्तरीय जो प्रश्न है, निम्नात्मक प्रश्न है, ये इस प्रकार से यहाँ पर रहेगी। जो प्रश्नों की संख्या है, अंक प्रश्न है, जो भी ये आप सभी के 10 चैप्टर रहेंगे और सबसे ज्यादा जो मार्क्स वाले जो चैप्टर है वो दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। उपभोक्ता के व्यवहार के जो सिद्धांत है और उत्पादन तथा लागत, ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर चैप्टर है काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए। इस क्लास में आप सभी को अर्थशास्त्र का संपूर्ण पेपर हल करवाने वाला हूँ। काफी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर प्रश्न रहने वाला है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्लास को जरूर, ना संघर्ष तो ना तकलीफ तो खाक मजाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपको अपने सीने में दोस्तों मेहनत की आग को जगा देना है और इस क्लास को संपूर्ण देखना है। यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय आय को जो मापने की दोस्तों जो विधि है वो कौन सी है, तो क्या उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, या आय विधि से दोस्तों मापा जाता है, या वह जो विधि है इससे मापा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों द ऑप्शन होगा। इन तीनों की तीनों विधि से दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय जो आय है इसको क्या किया जाता है दोस्तों, मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नकद मुद्रा रखने का प्रमुख दोस्तों जो उद्देश्य है वो क्या है, तो सव्यवहार या सौदा दोस्तों, आकस्मिक दोस्तों, दुर्घटना, चट्टे का उद्देश्य दोस्तों, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर द ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गुणक का सूत्र दोस्तों निम्न में से कौन सा है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो आपको एग्जाम के पेपर यानी 1 अप्रैल 2023 के पेपर में वो ये पेपर में दिखने वाले है। अर्थशास्त्र का जो पेपर है रामबाण होगा। यहाँ पर जो हार्ड लेवल का पेपर नहीं आएगा, पेपर दोस्तों सिंपल पूछा जाएगा और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वही आपको वो जो है एग्जाम के पेपर में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो दोस्तों गुणक का जो सूत्र है वो हो जाएगा K इक्वल 1/1 माइनस MPC, ये इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्न करों में से प्रत्यक्ष दोस्तों जो कर है वो किस श्रेणी में आता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर यानी दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, ठीक है दोस्तों। जो डायरेक्ट जो टैक्स है दोस्तों वो कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों, तो क्या उत्पादन शुल्क में आता है दोस्तों, क्या सीमा शुल्क में आता है, या सेवा शुल्क में आता है, या फिर दोस्तों निगम कर में। तो इसका सही आंसर दोस्तों द ऑप्शन होगा, यानी निगम कर जो है दोस्तों, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भुगतान संतुलन के वस्तुओं तथा सेवाओं के दोस्तों आयात निर्यात से संबंधित जो खाते होते हैं दोस्तों, जो अकाउंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उनको दोस्तों कहा जाता है दोस्तों पेमेंट बैलेंस अकाउंट। क्या कहा जाता है दोस्तों, पेमेंट बैलेंस अकाउंट। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट बैलेंस अकाउंट यानी भुगतान संतुलन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र का दोस्तों जो जनक है वो किसे माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 अप्रैल 2023 अर्थशास्त्र के पेपर में दोस्तों हो आपको यहाँ पर पेपर में क्वेश्चंस मिल सकता है कि आधुनिक दोस्तों जो अर्थशास्त्र है उसका जनक दोस्तों किसे माना जाता है दोस्तों। तो क्या एडम स्मिथ को माना जाता है दोस्तों, या मार्शल को दोस्तों माना जाता है, या पिगू को, या किन्स को दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ को दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र, ठीक है। आधुनिक अर्थशास्त्र यानी दोस्तों मॉडर्न दोस्तों अर्थशास्त्र, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो जनक है, फादर है, वो एडम स्मिथ को माना जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने आयताकार अतिर्क परवलय मांग वृक्क में मांग की दोस्तों जो कीमत है वो लॉस होती है, तो इकाई से अधिक
इकाई के बराबर, इकाई से कम या शून्य के बराबर दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इकाई से कम। क्या हो जाएगा दोस्तों? इकाई से कम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में पूछे जाएंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर 12 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और 6 प्रश्न आपको रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे। बाकी अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, लिखने का तरीका ध्यान में रखना, आपको जो पूछा गया है उसका सटीक व सही आंसर देना है। इधर गिधर की बातें आपको नहीं लिखनी है, एक्स्ट्रा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लिफाफा जो वृक्क है वो कौन से वृक्क को कहते हैं दोस्तों? तो क्या अल्पकालीन औसत लागत वृक्क को कहते हैं, दीर्घकालीन औसत लागत वृक्क को कहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत, और या फिर अल्पकालीन सीमांत लागत। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी अल्पकालीन औसत दोस्तों लागत है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके अभी बताना है दोस्तों कि एकाधिकार के अंतर्गत दोस्तों ए आर व दोस्तों जो एम आर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है, और इसे दोस्तों कैसा लागत कहते हैं? क्या इसे सामाजिक लागत कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं, या फिर स्पष्ट लागत कहते हैं दोस्तों, या मौद्रिक लागत कहते हैं? तो इसको दोस्तों कहा जाता है दोस्तों, द ऑप्शन सही हो जाएगा, मौद्रिक लागत कहा जाता है जब एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना और दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करना दोस्तों, कुछ मात्रा छोड़ देना। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्या व्यक्तिगत इकाइयां का, कुल निर्गत का दोस्तों, कुल रोजगार का, समग्र कीमत का दोस्तों? तो व्यक्तिगत जो इकाइयां है दोस्तों इसका अध्ययन समशिष्ट दोस्तों जो अर्थशास्त्र है उसमें अध्ययन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आय के प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में दोस्तों जो परिवर्तन है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों वह व्यक्ति, रिक्त स्थान वाले भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे दोस्तों, रिक्त स्थान वाले होंगे। तो यहां पर आप सभी के सामने दोस्तों है कि वह व्यक्ति या जो संस्था है, यानी वह व्यक्ति, वह इंडिविजुअल या फिर वह इंस्टीट्यूट जो आर्थिक निर्णय लेते दोस्तों क्या कहलाते दोस्तों? आर्थिक एजेंट दोस्तों उपभोक्ता कहलाते हैं। ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सट्टा होता है, सट्टा के लिए दोस्तों मुद्रा की मांग और ब्याज दर में दोस्तों संबंध कैसा होता है? जिसका संबंध सरकार की संपत्ति से है और देनदारियों में होता है दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय आय दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मुद्रा के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों? मुद्रा के माध्यम से दोस्तों बिना आर्थिक विनिमय को क्या कहते हैं? कि मुद्रा के माध्यम के बिना, यानी किसके बिना माध्यम से? मुद्रा के माध्यम के बिना दोस्तों आर्थिक विनिमय को जो है, विनिमय को क्या कहते हैं? वो आय जिसके बदले में कोई आर्थिक कार्य नहीं दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? और भारत में राष्ट्रीय आय की दोस्तों गणना है वो कौन करता है? इसका दोस्तों आंसर राष्ट्रीय आय हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइ का आंसर। और भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आय की दोस्तों गणना कौन करता है, काउंट कौन करता है दोस्तों? तो कौन सा संगठन करता है? याद दोस्तों नाम रखना काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी दोस्तों जो संगठन है, यानी सीएसओ दोस्तों क्या एक संगठन है दोस्तों, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। ये क्या करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की दोस्तों गणना करने का कार्य करता है, और ये दोस्तों गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। इनका पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये राष्ट्रीय आय की क्या करते हैं दोस्तों, गणना करते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न के बारे में, क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। राष्ट्रीय आय दोस्तों किसे कहा जाता है? तो पूरे की पूरे राष्ट्र की आय, यानी सरकार की आय दोस्तों।
ठीक है। इसको परिभाषित यहाँ पर आप देख सकते हैं। निवेश गुणक दोस्तों किसे कहते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले आप सभी के लिए। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हो, इसका दोस्तों आंसर कहां पर आ जाएगा, कहां पर आपको मिल जाएगा, जब हम बात कर रहे थे दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न की कि भुगतान संतुलन। दोस्तों भुगतान संतुलन के वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात से संबंधित खाते को कहा जाता है और यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप यदि आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ोगे तो आपको 3 से 4 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है, क्योंकि आपका दोस्तों दिमाग घोड़े की तरह दौड़ने वाला है। मांग का दोस्तों जो नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड्स दोस्तों क्या है, तो इसको मैं थोड़ा समझा लूं दोस्तों। खरीदी गई कोई भी वस्तु की दोस्तों मात्रा का इस वस्तु की कीमत की क्या दोस्तों होनी चाहिए, क्या होती है दोस्तों, संबंध कैसा होता है दोस्तों, विक्त कर्मानुपाती। कैसा होता है दोस्तों, विक्त कर्मानुपाती संबंध होता है। सीधे शब्दों में यदि मैं कहूं दोस्तों, तो यदि वस्तु की कीमत अधिक है, किसी भी वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी दोस्तों मांग क्या होगी, कम है। ठीक है, आप मान सकते इसको मांग का नियम दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण नियम है। इसको आप अच्छे से समझा होगा तो काफी बहुत ही अच्छा नियम है दोस्तों, कि कोई भी वस्तु है जिसकी कीमत ज्यादा होगी दोस्तों उसकी मांग क्या होगी दोस्तों, कम होगी। जिसकी दोस्तों कीमत कम होगी उसकी मांग भी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। यानी मांग के नियम में दोस्तों हांसमान जो है सीमांत उपयोगिता के साथ दोस्तों समझाया गया है। तो यही इसका दोस्तों आंसर है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दीर्घकाल से क्या तात्पर्य है दोस्तों, दीर्घकाल से दोस्तों क्या तात्पर्य है, और सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं, गिपिन वस्तुएं किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए प्रश्न पत्र रहने वाला है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गिफिन वस्तु क्या है दोस्तों, गिपिन वस्तु एक कम आय, एक गैर लग्जरी उत्पाद है दोस्तों। एक कम आय समझिए थोड़ा दोस्तों, एक कम आय, एक दोस्तों क्या है, गैर लग्जरी उत्पाद है दोस्तों। मानव आर्थिक और उपभोक्ता मांग सिद्धांत क्या करता है, उसको खारिज करता है। कीमत बढ़ने पर दोस्तों गिपेन वस्तुओं की दोस्तों मांग क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। और जब दोस्तों कीमत गिरती है, गिर जाती है, तो उनकी दोस्तों मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही दोस्तों यहाँ पर सही है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक है रेपो रेट। क्या है दोस्तों रेपो रेट, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए दोस्तों। ठीक है, रेपो रेट क्या है, काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं, देखो रेपो दोस्तों क्या है, एक प्रकार की दर है, दर का प्रकार है, और दर को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेट, इसलिए कहा गया दोस्तों रेपो रेट। किसी देश का केंद्रीय बैंक दोस्तों धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों मौद्रिक अधिकारियों द्वारा रेपो दर का उपयोग किया जाता है। तो यही दोस्तों क्या है, रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो ज्ञात करने का दोस्तों जो सूत्र है उसको आपको लिखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। अल्पकालीन औसत परिवर्तनशील लागत वक्र जो वक्र है उसका आकार कैसा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको आय की क्या करनी है दोस्तों, गणना करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए। उच्च शक्तिशाली जो मुद्रा है उसे किसे कहते हैं, प्रेरित दोस्तों निवेश दोस्तों किसे कहा जाता है, राजस्व प्राप्तियां से दोस्तों क्या तात्पर्य है, व्यापार किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। कोई दो आपको कारण लिखना है कि व्यापार करना क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, लाभदायक है। तो कैसे लाभदायक है उसके आपको दो कारण बताने हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सामान्य वस्तु और निम्न जो स्तरीय वस्तु में क्या क्या अंतर है उसको आपको स्पष्ट करना है। निम्न सारणी में सीमांत और औसत उत्पाद दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, कि कुल जो उत्पाद है दोस्तों यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 24 है, 40 है, 50 है और 56 है। तो यहाँ पर इसका जो सीमांत दोस्तों क्या होगा, सीमांत उत्पाद क्या होगा। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, यदि औसत उत्पाद दोस्तों क्या होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा दोस्तों किसे कहते हैं, बाजार पूर्ति को एक तालिका के माध्यम से आपको समझाना होगा। इसी प्रकार से कीमत विभेद दोस्तों किसे कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चन से आप सभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही जो प्रश्न है ये पूरा का पूरा पेपर आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हुबहू आपको 1 अप्रैल 2023 के पेपर में देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स।